हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन ऑफ टेट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आगे की तैयारी भी जारी रखें। मेहनत ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम तो आज नहीं तो कल होने ही वाला है, तो अपना तैयारी बेहतरीन करते रहें। बैठे मत रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, साथ में प्रीवियस ईयर सेट जरूर लगाते रहें और साथ में इंटरटेनमेंट के साथ भी पढ़ते रहें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जरूरी है। आप प्रेशर लेकर पढ़ोगे तो चीजें आपको जो भी आती हैं वो समझ में नहीं आ पाएगी अच्छे तरीके से। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए। आज दो पंक्तियां मैंने खुद से लिखी है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंत में पेश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ सिद्धांत से रिलेटेड कुछ चीजें छूट गई थी जो इसमें हम पूरा कर देते हैं। तो पियाजे ने कुछ बोला था। पियाजे ने कहा था कि जो बच्चा का जो मस्तिष्क होता है ना, मानसिक संरचना होती है, संज्ञानात्मक संरचना होती है, वो जन्म के साथ ही पैदा लेती है और ये जो है ना धीरे धीरे विकसित होती है लगभग 14 से 15 साल या कह दीजिए किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक ये विकसित हो जाती है। क्या चीज विकसित हो जाती है? संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये जो भी मतलब पूर्ण रूप से कहें तो आपके मस्तिष्क का विकास जो भी होना होता है ना, मतलब जितना व्यापक तरीके से, वो लगभग 14 से 15 साल तक हो जाता है। उसके अंदर जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने वाले होते हैं। मस्तिष्क का विकास तो ऐसे 5 साल तक हो जाता है जो भी होना होता है, लेकिन उसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना होता है, संज्ञान का विकास, जो स्कीमा आनी होती है, जो कुछ डेवलपमेंट होना होता है संज्ञान का, वो लगभग 14 से 15 साल के बीच हो जाता है। तो ये 14 से 15 साल या किशोरावस्था तक की अवस्था को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है इसी स्टेज को। और कौन सा स्टेज में बच्चा कितना सीखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना विकसित होता है, उन चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं विस्तार से। एक चीज और, उन्होंने विचार के बारे में, थॉट के बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन चीज बोले हैं जिससे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। विचार के बारे में मतलब बच्चा जो सोचता है ना, थिंक, विचार नहीं, थिंक के बारे में, बच्चा का सोचने के बारे में, कितना सोचता है और किस प्रकार का सोचता है, बच्चा कैसा सोचता है, क्या सोचता है, जो भी। तो बच्चा का जो सोचने का ढंग होता है ना, सोचने का अमाउंट कह लीजिए या क्वांटिटी कह लीजिए, ये बड़ों के बराबर होती है। जितना हम बड़े सोचते हैं ना, तो उतना ही सोचता है बच्चा भी, तो बड़ों के बराबर ही होती है। जितना हम बड़े सोच पाते हैं ना, अमाउंट में, मात्रा में, याद रखिएगा, मात्रा में। सिर्फ कहने का मतलब, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आया है, हम लोग बड़े के सामने भी आया है, छोटों के सामने भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, खिलौने टूट जाते हैं वगैरह वगैरह, और हम लोग के सामने भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे फिजिकली हो गया, ये आर्थिक प्रॉब्लम हो गया, या जॉब का प्रॉब्लम हो गया, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है ना, तो हम लोग के पास 10,000 इसके विकल्प आते हैं कि इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो 10,000 विकल्प बच्चों में भी आते हैं, 1000 विकल्प हमारे पास आते हैं, तो बच्चों में भी 1000 विकल्प आते हैं। कहने का मतलब अमाउंट सेम होता है। जितना बच्चे सोच सकते हैं उतना हम भी सोच सकते हैं, जितना बड़े सोच सकते हैं उतना बच्चे भी सोच सकते हैं। लेकिन जो काइंड होता है ना, प्रकार सोचने का प्रकार, वो डिफरेंट होता है, बड़ों से डिफरेंट होता है, बड़ों से डिफरेंट कैसे होता है? प्रकार का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग का प्रकार कुछ और होगा, हम लोग एक अलग स्टेज में चले जा चुके हैं। जैसे हम लोग का प्रकार क्या होगा कि जॉब करनी है, एग्जाम की ओर रद्द हो गया, आर्थिक प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो इस चीज के बारे में हम सोचेंगे, प्रकार हम लोग का ये। लेकिन बच्चों का प्रकार क्या होगा? देखो ना, खिलौना टूट गया, या फिर कोई उसे मार दिया, या फिर किसी के डर के मारे कुछ भी गलती कर देता है, तो उससे बचने के लिए तो प्रकार अलग अलग होगा। वो तो ये नहीं सोच सकता ना कि फैमिली प्रॉब्लम या फिर उसका आर्थिक प्रॉब्लम, ये सब प्रकार उसके दिमाग में नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है एज के हिसाब से। तो एज के हिसाब से मैच्योर होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है आपके एग्जाम में। आपको जब प्रीवियस ईयर सेट लगाए जाएंगे, यहाँ भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और कुछ करवाए भी जा रहे हैं,
तो उसमें हम बढ़िया से डिटेल से देख लेंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए कि अगर मात्रा बच्चों थीम के बारे में कहा जाए बच्चों और बड़ों के, तो मात्रा में हमेशा बड़ों के बराबर होता है, क्वांटिटी में बराबर होता है, लेकिन प्रकार में किस प्रकार के सोचते हैं, क्वालिटी में। क्वालिटी अगर कह दे ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी, क्वालिटी मतलब किस प्रकार का होगा, तो वो डिफरेंट होता है, बड़ों से डिफरेंट होता है। हम लोग में कुछ और होता है, उन लोग का प्रकार कुछ और होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग स्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के चरण। देखिए ये 4 चरण में बांटे हैं, और ये जो होता है ना स्टेज बनाया है, एज के हिसाब से बनाया है, मैच्योरेशन के हिसाब से बनाया है कि बच्चा जिस प्रकार से उसका एज बढ़ेगा वो मैच्योर होते चलेगा, और किस अवस्था में क्या चीजें सीखेगा, उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला अवस्था जो है इनका सेंसरी मोटर स्टेज, जैसा नाम वैसा ही उनका काम, मतलब जो बांटे हैं सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए इस स्टेज में बच्चा, इस स्टेज में लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को बच्चा को रखा गया है, 2 वर्ष तक के इस अवस्था में। पहले जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 2 भी रहता है कहीं, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। इसको हिंदी में अगर कहें तो संवेदी पेशीय अवस्था या गामक अवस्था, दोनों हो सकता है, संवेदी गामक अवस्था। देखिए क्या होता है, सेंसरी का मतलब हो गया सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, 5, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा इस स्टेज में ज्यादा सीखता है। तो याद रखिएगा इसमें पहला क्या हो जाएगा गुण, क्वालिटी, बच्चा जो भी होगा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। सेंसरी स्टेज है तो सेंसर से सीखेगा, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा, सेंस ऑर्गन से सीखेगा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना। इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सीखेगा किसे सीखेगा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। ये मोटर जो है ना, मोटर क्या होता है, मोटर स्किल्स 2 तरह के होते हैं, फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। जब हम पेडागोजिकल सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि फाइन मोटर स्किल मतलब होता है किसी एक अंग पर, पार्टिकुलर अंग पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेना और उसको उस तरीके से चलाना। और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब जिसमें पूरे अंग का इस्तेमाल हो। तो बच्चा जो होता है पूरे अंग का इस्तेमाल करता है, कोई चीज पकड़ने दीजिएगा तो हाथ पैर सब लगा देता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। तो इस तरीके से सेंसर से भी सीखता है मोटर स्किल, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा बच्चा। और उसका जो पूरा ध्यान होगा ना इस जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में, उसकी संवेदनाओं में होगा कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या मतलब जो भी एक्टिविटी जो करना है ना उसकी संवेदना पर डिपेंड करता है। तो पूरा ध्यान कहाँ होता है इसका, संवेदनाओं में होता है, संवेदना में होता है, याद रखिएगा। उसके इमोशंस में होते हैं, उसके इमोशंस में होते हैं। चलिए इतना मिटा देते हैं, आप लोग भी नोट्स बनाते थे बेहतर होगा। और जो कुछ भी नहीं समझ में आता आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए इस अवस्था में क्या होता है, आप सोच सकते हैं, आप अपने आसपास की चीजों को देख करके, अपने बच्चों को देख करके, या खुद पर आप बचपन में देखे होंगे आसपास के बच्चों को, तो इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, शारीरिक गति बहुत अधिक होता है। तो इस अवस्था में शारीरिक गति बहुत अधिक होती है बच्चों में, शारीरिक गति बहुत अधिक बच्चों में, बच्चों के कार्यों में, लिख लीजिएगा, बच्चों के कार्यों में। कोई भी कार्य करेगा ना तो पूरा हाथ पैर लगा देगा वो इस अवस्था में, मतलब सब चीज, शारीरिक गति बहुत अधिक होती है, या हाथ पैर बहुत चलाता है इस अवस्था में, बहुत फुर्तीला रहता है, देखते होंगे। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए इतना हो गया, शारीरिक गति अत्यधिक होती है। और इस अवस्था में और क्या करता है, सहज क्रियाएं क्या हो गया, जो एकदम सहज हो, जैसे कुछ दीजिएगा ना तो पकड़ना, या किसी को देख रहा है तो देख रहा है, देखना, पकड़ना, या कुछ दे दिए तो उसको लेकर के निगल लेगा,
तो वो जो उससे एकदम आसान से आसान काम होता है ना इस अवस्था में, बहुत आसान से वो काम करता है। तो सहज क्रियाएं में जो कुछ भी आ जाएगा, देखना, देख रहा है तो देख रहा है, देखने वाला काम बहुत करता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, सीख रहा होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चों का इस अवस्था में। तो देखना भी बहुत जरूरी है, पकड़ना, और उन चीजों को निगलना भी चाहता है बच्चा को अगर दे दीजिएगा हाथ में तो। और ये हो जाता है, किसी चीज को चूसने भी लगता है। तो ये सब क्रियाएं करता है, सहज क्रियाएं जो भी होता है। और इस अवस्था की सबसे खास बात यह है ना, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण। आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण कब आता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आप लोगों ने सुना भी होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, वस्तु स्थायित्व क्या होता है ना कि जब बच्चा के सामने कोई सामान लाते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट को लाया जाता है, तो क्या होता है कि 8 माह से पहले 8-9 महीना से पहले क्या होता है कि जो कुछ भी उसके बच्चे के सामने दीजिएगा, तो जब तक है देख रहा है हटा दीजिए तो उसके दिमाग से भी मिट जाता है वो चीजें। और फिर नया चीज दीजिएगा, फिर दिखेगा, फिर उसके दिमाग से मिट जाएगा। लेकिन 8-9 महीने के बाद, 8+ महीने के बाद, लगभग 9-10 महीने का हो जाता है, एज नहीं पूछेगा, लेकिन जब 9-10 महीने का हो जाता है तो बच्चे में क्या होता है कि वो बस सामान जो दिखाए आप ना, वो देख लेता है और उसके दिमाग में रह जाता है थोड़ा सा कि कुछ था ऐसा चीज, मतलब कुछ था जो अभी हट गया है, तो ये उसके दिमाग में छप जाती है, उसके आंखों में रह जाती है वो चीजें। तो वही होता है वस्तु स्थायित्व। बच्चों में जो वस्तु देखता है वो उसने दिमाग में रह जाता है, इसलिए देखते हैं कि उसे रोने भी लगता है जब 8 से 9-10 महीने हो जाते हैं। तो चीजों को देखकर बार बार, मतलब उसको लगता है कि वो चीजें मुझे चाहिए, उसके दिमाग में वो चीजें रह जाती है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब बच्चों में वो वस्तु रह जाती है, छप जाती है। कब? जब 8 से 9 महीने हो जाते हैं तब। और इस अवस्था के अंत होते हैं ना, लगभग 2 वर्ष तक, मतलब 2 वर्ष होते होते मातृभाषा का विकास करने लगता है, कुछ कुछ बोलने लगता है बच्चा। देखते होंगे मम्मा या पापा या मतलब जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसी से रिलेटेड भाषा बोलने लगता है। तो शुरुआत करता है इस अवस्था में, याद रखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में मातृभाषा का विकास शुरुआत होती है, तो लिख लीजिएगा। ऐसे तो ये पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन जानकारी भी बहुत जरूरी है। या फिर पूछ भी देता है कि मातृभाषा का शुरुआत किस अवस्था से होने लगता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज से। तो मातृभाषा की शुरुआत, मातृभाषा की शुरुआत या मातृभाषा का विकास कह सकते हैं। मातृभाषा का विकास शुरू होने लगता है। एक चीज और है, देखिए, वस्तु स्थायित्व का गुण जब बच्चे में आ जाता है तो लगभग 2 वर्ष के अंत तक इसमें स्मृति क्षमता भी आ जाती है। तो स्मृति क्षमता का भी विकास होने लगता है, मतलब वही मेमोरी पावर, स्मृति क्षमता का उपयोग करना सीखने लगता है, का उपयोग करना सीखने लगता है। तो इस अवस्था में सीखने लगता है। इस अवस्था में इतना काफी है। फिर जैसे ही नेक्स्ट स्टेज में आता है, चलते हैं अगले स्टेज में। दूसरा स्टेज इसका जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 0 से 2 हो गया, ये 2 से 7 वर्ष तक के होता है। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, संक्रियात्मक या ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब क्या समझते हैं? मतलब मानसिक प्रक्रिया। ऑपरेशन का मतलब संक्रियात्मक का मतलब, ऑपरेशन का मतलब होता है आपका मेंटल प्रोसेस, जो भी मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया का मतलब समझते हैं ना, सोचना, तर्क करना, विचार करना, या चीजों को देख करके कुछ समझना, ग्रहण करना, यही सारे चीज मेंटल प्रोसेस में आते हैं। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है जो देख लेते हैं। इस अवस्था में पियाजे ने 2 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया है, संकेत और चिन्ह पर। इस अवस्था में संकेत और चिन्ह का विकास बच्चे कर लेते हैं, संकेत और
एवं चीन पर, चीन का ये दो चीज का विकास हो जाता है। ये देखिए चीन क्या है, चीन समझिए चीन क्या है। जैसे माँ का आवाज सुना तो माँ की आवाज सुन करके बच्चा क्या करता है, माँ की कोई प्रतिमा बना लेता है अपने मस्तिष्क में, दिमाग में। जो रियलिटी में होती है वैसा चिन्ह नहीं बना पाता है, मतलब जैसा ठोस आकार में जैसा रियलिटी में होती है वैसा फेस टू फेस नहीं आ पाता है, लेकिन कुछ ऐसा चिन्ह बना लेता है ना कि वो पहचान जाता है कि यही मेरी माँ है। तो इस अवस्था में चिन्ह या संकेत का भी विकास कर लेता है कि कोई मतलब किसी भी चीज को अपना संकेत मान करके, मतलब उसे पता हो जाता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे क्षेत्र में जो भी कुछ पाई जाती है, जैसे मोबाइल वोबाइल हो गया, जैसे हम कान में लगा के यूज किए, तो वो भी कुछ ना कुछ उठा करके कान में लगाता है। उसे लगता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जिसे कान में लगाया जाता है, कुछ ना कुछ बोला जाता है। तो संकेती का विकास हो जाता है इस अवस्था में। और इस अवस्था की खास बात और है कि भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था ये कही गई है। भाषा विकास, जो भी भाषा का विकास होना होता है लगभग हो जाता है इसमें। तो भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसे कहा गया है। भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसे कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है ना, अपने मातृभाषा का विकास कर लेता है बच्चा, बढ़िया से बोलने लगता है। देखिए 7 साल का बच्चा है तो आप सोच सकते हैं चीजें बहुत अच्छे तरीके से बोलने लगता है वो। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। और इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कोई हो गया, कोई वस्तु हो गया, या कोई शब्द हो गया, या कोई प्रतिमा हो गया, किसी चीज की प्रतिमा, और या फिर आपका कोई चिन्ह हो गया, चिंतन, कोई भी चिंतन करना, कुछ ना कुछ सोचना। ये सारे चीज ना किसी न किसी चीज के लिए किए जाते हैं, कोई ना कोई चीज के लिए किया जाता है। किसी वस्तु का उपयोग, मतलब वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन, ये सब जो होते हैं किसी न किसी चीज के लिए किया जाता है। तो ये चीजें तो ठीक है। और इस अवस्था में ना बच्चा जिज्ञासु ज्यादा होता है, खोजबीन बहुत करता है, तो इसे खोज की अवस्था भी कहा गया है, खोज की अवस्था भी कहा गया है। और इस अवस्था में ना बच्चे खिलौने का यूज ज्यादा करते हैं, बच्चे खेलते ज्यादा हैं, इसलिए इसे टॉय एज भी कहा जाता है, इसे टॉय एज भी कहा जाता है। और इसे एक चीज और कहते हैं बहुत सारे क्वालिटी का विकास भी इस अवस्था में होता है। उसके गुण के बारे में अगर देख लें तो इसी अवस्था में पियाजे ने कहा कि बच्चों में सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है। ये देखिए ये कौन बोल रहे हैं, पियाजे बोलते हैं, पियाजे का थ्योरी है। तो पियाजे ने बोला कि बच्चे में सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है, तब भाषा का निर्माण होता है। पहले विचार, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले विचार आता है किनके अनुसार, पियाजे के अनुसार, तब भाषा का निर्माण होता है, तब भाषा का निर्माण होता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यही चीज सेम टू सेम वाइगोस्की भी बोले हैं कि ये इसके उल्टे, पियाजे के उल्टा वाइगोस्की बोले हैं। उन्होंने क्या कहा कि बच्चों में सबसे पहले भाषा का निर्माण होता है, तब विचार धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इन्होंने भाषा का ज्यादा प्रयोग, मतलब भाषा के बारे में ज्यादा इन्होंने डिटेल्स नहीं दी, प्रमुखता नहीं दिया। सबसे ज्यादा प्रमुखता दिया उन्होंने विचार का, पियाजे ने। लेकिन वही वाइगोस्की ने भाषा को प्रथम माना, पहले भाषा ही उत्पन्न होता है, और उन्होंने भाषा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना इस अवस्था में। और इस अवस्था की कुछ खास बात देख लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं कि क्या क्या चीज विकसित हो जाता है इस अवस्था में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो पहला जो है एनिमिज्म, जीववाद। ये जीववाद क्या है, देखिए जीववाद क्या है, इसका मतलब है वह निर्जीव चीजों की भी ना सजीव समझने लगता है। देखते होंगे छोटा सा बच्चा होगा या छोटी सी बच्ची होगी तो गुड़िया को भी दूध पिलाने की जिद करती है, पियो, या फिर उसको मारिएगा ना तो वो भी रोने लगेगी कि इसको दर्द हो रहा है, या बहुत सारा चीज वगैरह वगैरह। मगर मतलब कि निर्जीव को भी सजीव समझना, ये जीववाद का गुण बच्चों में आ जाता है इस अवस्था में। निर्जीव को सजीव समझना, लिख लीजिए, निर्जीव को सजीव समझने लगता है। अगला है, इस अवस्था में बच्चा स्वप्न कल्पना की दुनिया में रहता है। जो भी
सोचता है, स्वप्न में रहता है, क्या रियलिटी है वास्तविकता से दूर होता है, यथार्थ से दूर होता है। रियलिटी जो है, सच्चाई क्या है इस दुनिया की, आसपास की चीजों की सच्चाई क्या है वो नहीं जानता, वो ये सब चीज समझता भी नहीं है। वो स्वप्न कल्पना की दुनिया में रहता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। और चलिए तीसरा जो होता है, इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा बहुत होती है। जिज्ञासा का मतलब क्यूरियस, एक्साइटेड बहुत ज्यादा होता है इस अवस्था में, जिज्ञासु बहुत होता है। और जिज्ञासु होने के कारण देखे होंगे कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है, बहुत सारा टेंशन, मतलब इतना सवाल करता है इस अवस्था में कि जवाब देते देते थक जाते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मतलब बहुत प्रश्न करता है, इसलिए जिज्ञासु होता है। और इस अवस्था में बहुत ज्यादा बच्चा सीख सकता है, उसे सारे चीजों का नॉलेज आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा वो सीखता है, क्योंकि उस अवस्था में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है। चलिए आगे, ये तो जिज्ञासा में बहुत ज्यादा प्रश्न करेगा, ये सारा गुण आ जाता है। सिंबॉलिक नॉलेज मतलब प्रतीकात्मक ज्ञान, अगला अवस्था है सिंबॉलिक नॉलेज, प्रतीकात्मक ज्ञान, जैसे आपको अभी बताए थे। इस अवस्था में सिंबॉलिक नॉलेज बच्चों में रहता है, जैसे हम माने जब फोन से बात कर रहे हैं तो बच्चा भी कुछ उठाएगा और कान में लगा लेगा और वो भी बात करने लगेगा, मतलब वो समझता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जिसे हम कान में लगा सकते हैं। या कोई भी काम गाड़ी पर भी देखे हुए कि देखता है ना दूसरे को कि गाड़ी चला रहा है, तो वो जान जाता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो मतलब इसे चलाने से आगे बढ़ती है, चलती है या कुछ भी, तो प्रतीक बना लेता है, एक चिन्ह बना लेता है दूसरे की तरह कि कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके दिमाग में विकसित हो जाती है, सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। अगला है रोल प्ले, नकल उतारना जिसको कहते हैं, नकल उतारना। देखिए रोल प्ले बहुत करता है, जैसे मम्मी खाना बना रही होती है ना तो वो भी बेल रहा होता है रोटी, मतलब कुछ भी बेले लेकिन रोटी, वो नकल बहुत उतारता है। जैसे अगर इंजीनियर डॉक्टर को देखा तो वो भी इंजीनियर डॉक्टर बन करके वो वैसे कपड़े पहन करके वैसी चीजें करता है। या फिर आसपास मोहल्ले में जो ठेला बेचने वाले होते हैं ना, वो देख करके वो भी बेचने लगता है कोई चीजें, देखे होंगे। इस अवस्था में नकल बहुत करता है, नकल उतारता है इस अवस्था में बच्चा ज्यादा नकल उतारता है। तो ये सारी चीजें आप देखे होंगे बचपन में ऐसा। चलिए नेक्स्ट, इसमें और भी बहुत सारे क्वालिटी आते हैं, गुण आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ईगोसेंट्रिज्म का गुण, किस अवस्था में आता है, किस अवस्था में, सेकेंड अवस्था में। ईगो सेंट्रिज्म कहने का मतलब अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित जो भी होता है, इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित मतलब मैं वाली फीलिंग आ जाती है कि जो है जो हम ही हैं, मतलब अपने आप को केंद्र में मानता है। वो सोचता है जैसे हम सोच रहे हैं ना पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है, जो जिस चीज से हम खुश होते हैं ना पूरी दुनिया उसी से खुश होती है, अपने आप को केंद्र में मानता है। तो ये वाली फीलिंग, ईगोसेंट्रिज्म वाली फीलिंग इसमें आ जाती है, बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म का विकास हो जाता है इस अवस्था में। और सूर्य और चंद्रमा को देखकर कहता है कि देखो वो हमारे पीछे आ रहा है, मतलब एक अपने आप को केंद्र में मानता है बच्चा। वो सोचता है कि जैसे हम चल रहे हैं ना हमारी दुनिया हमारे पीछे है, बस ये जानता है वो इस अवस्था में। ईगोसेंट्रिज्म बहुत ज्यादा होता है इस अवस्था में बच्चों में, अपने आप को केंद्र में मानता है। और मैं वाली फीलिंग, हम लोग वाली फीलिंग नहीं, मतलब उस वक्त बच्चा उतना ही जानकार होता है, इस तरीके से उसमें भी सीख रहा होता है बच्चा, तो इस अवस्था में आ जाता है। आपको बताया था कृत्रिमता का ज्ञान इस अवस्था में ज्यादा हो जाता है। कृत्रिमता का ज्ञान होता है इस अवस्था में। देखिए क्या होता है कृत्रिमता मतलब आसपास की चीज जो हम बना नहीं सकते हम मनुष्य के द्वारा, वो भी उसे लगता है कि ये हमारे मम्मी पापा या आसपास के लोगों ने ही मेरे लिए बनाया है और मुझे दे रहे हैं, या फिर जो कुछ भी है मेरे लिए बनाया गया है। ये कृत्रिमता का गुण उसमें आ जाता है कि जो कुछ बनाया है उसके मम्मी पापा ने ही बनाया है, जो भी आसपास की चीजें जो लाया गया है वो उसी के लिए लाया गया है सिर्फ और सिर्फ। तो कृत्रिमता का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे में हो जाता है, कोई बात नहीं, इस अवस्था की ऐसी खासियत ही है। और एक चीज आ जाता है इररिवर्सिबिलिटी, इररिवर्सिबिलिटी इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो अनुक्रमणशीलता। तो इस अवस्था में ये गुण भी आ जाता है। ये गुण कहने का मतलब सीरियलाइज, किसी भी चीज को जैसे काउंटिंग करना सीख जाता है, 1 से 100 तक काउंटिंग कर लेगा। लेकिन वही कहिएगा कि 100 से 99, तो वो इस अवस्था में नहीं होता, वो इस अवस्था में वो काम नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अनुक्रमणशीलता, सीरियलाइजेशन जिसको भी कहते हैं,
मतलब किसी चीज को सीरियलाइज कर देता है इस अवस्था में बच्चा। मतलब 1 से 100 तक गिनती कर लेगा, 10 तक गिनती कर लेगा, लेकिन उसे बैक करने के लिए कहिएगा, रिवर्स करने के लिए कहिएगा कि रिवर्स पढ़ो, तो वो नहीं सीख पाएगा वो चीजें। तो ये सारा गुण बच्चों के इस अवस्था में आ जाता है, ये सब चीज डेवलप हो जाती है। और क्या होता है इस अवस्था के बारे में देख लेते हैं इसे। और इस अवस्था को ना प्री चाइल्डहुड अवस्था कहते हैं। प्री चाइल्डहुड मतलब बचपन की पहली की अवस्था, इसे प्री चाइल्डहुड भी कहा जाता है। इस अवस्था को याद रखिएगा, आप लोग भी लिखते चलिएगा, प्री चाइल्डहुड कहा जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था भी, तो इसे ट्वाई एज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौने का प्रयोग ज्यादा करता है, तो इसे ट्वाई एज भी कहा जाता है इस अवस्था को। तो कोई बात नहीं, आगे कुछ ऐसे गुण हैं जो इस अवस्था में विकसित नहीं हो पाते, उन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विकेंद्रीकरण का गुण इस अवस्था में बच्चों में विकेंद्रीकरण, जिसे डिसेंट्रेशन कहते हैं, संरक्षण का गुण, संरक्षण का गुण, पलटावी गुण, जिसको रिवर्सिबिलिटी अभी बता रहे थे, इररिवर्सिबल का उल्टा रिवर्सिबिलिटी गुण होता है पलटावी गुण, किसी चीज को पलट के रिवर्स करके। ये चीजें, ये 3 चीज विकसित नहीं हो पाती इस अवस्था में, विकसित नहीं हो पाता है। तो बेस सिंपल सा बात है कि इस अवस्था में विकसित नहीं होगा, तो ये अगली अवस्था में विकसित होगा। लेकिन इन चीजों के बारे में देख लेते हैं, क्या है विकेंद्रीकरण, क्या है और संरक्षण क्या है, और पलटावी गुण क्या है। सबसे पहले विकेंद्रीकरण के बारे में देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण, देखिए एग्जांपल से चलते हैं कि मान लीजिए छोटा सा बच्चा है और उसको बता रहे हैं कि ये देखो 3 4 5, आप उससे पूछें 1 2 3 4 5, आप उससे पूछेंगे कि कौन ज्यादा है, तो अगर बच्चा बता दिया कि नीचे वाला ज्यादा है और ये कम है, तो समझिए उसमें विकेंद्रीकरण का गुण नहीं है। और वो कौन सी अवस्था में है, सेकेंड स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, सिंपल। लेकिन अगर बता देता है कि 1 2 3 4 5 पॉइंट ए भी है और 1 2 3 4 5 पॉइंट ए भी है, ये तो सेम है। जब ये चीज बता रहा है तो बच्चा कहाँ होगा, अगली अवस्था, तीसरी अवस्था में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण का गुण यही होता है, विकेंद्रीकरण, ये सब चीज विकसित नहीं हो पाता इस अवस्था में, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में ये विकसित नहीं हो पाएगा। और बेसिकली ये क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, विकेंद्रीकरण जो होगा ना क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, और क्वांटिटी, और यही सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, लेकिन ये क्वालिटी से रिलेटेड है, आपके मात्रा से रिलेटेड है, ये सेम चीज है। पलटावी गुण देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण और संरक्षण का गुण में क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि इस अवस्था में क्या होता है कि अगर हम शेप और साइज बदल दें किसी चीज का और मात्रा ना बदले, तो जैसे मान ले जाए कि एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी इसमें भी ले लिए और एक ऐसा बर्तन ले लिया और इसमें भी 1 लीटर पानी ले लिए। अब बच्चे से पूछेंगे कि किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, इसमें पानी ज्यादा है। जहां ये चीज बोल दिया कि इसमें पानी ज्यादा है, तो समझिएगा संरक्षण का गुण अभी उसमें विकसित नहीं हुआ है और वो सेकेंड स्टेज में है ये भी बच्चा। तो याद रखिएगा ये चीजें, खासकर वस्तु की मात्रा प्रभावित नहीं होती इन चीजों में, मात्रा सेम रहता है, ठीक है, रूप आकार बदल जाता है इन चीजों में। वॉल्यूम सेम, एरिया और वॉल्यूम सेम रहते हैं लेकिन उसका शेप और साइज बदल जाता है। इस संरक्षण का गुण, संरक्षण उसी को कहते हैं, कंजर्वेशन इसको कहा जाता है, कि शेप और साइज बदल जाए लेकिन इसका क्वांटिटी और क्वालिटी जो नहीं बदलना चाहिए, तो ये भी संरक्षण का गुण है। और दोनों सेम चीज है, कभी कभी विकेंद्रीकरण को संरक्षण भी का मतलब दे देता है ऑप्शन में, या संरक्षण वाला चीज विकेंद्रीकरण में भी दे देता है। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ काउंटिंग वाला होता है, क्वांटिटी वाला होता है, न्यूमेरिकल होता है, और ये क्वांटिटी वाला नहीं होता है, ये होता है आपका क्वालिटी वाला होता है, ये मात्रा वाला होता है, और ये प्रकार वाला होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज है। अगला है पलटावी के बारे में देख सकते हैं कि पलटावी गुण क्या होता है। याद रखिएगा ये गुण इस अवस्था में विकसित नहीं होता है। पलटावी गुण भी वही है, रिवर्सिबल क्वालिटी, रिवर्सिबल जिसको कहते हैं। कहने का मतलब अगर बच्चा को ना मान लीजिए 4 गुना 3 बराबर 12 होता है, ये सिखा दिए,
तो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा कि 12/4 बराबर 3 होता है या 12/3 बराबर 4 होगा। 12/3 बराबर 4 मतलब उल्टा नहीं सोच सकता है कि अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये भी निकल सकता है, ये उल्टा नहीं सोच सकता। या आप एग्जांपल ले लीजिए कि बर्फ से पानी बन सकता है, ये बच्चा सोच लेगा, आप उसको बताइएगा तो समझ जाएगा, लेकिन पानी से बर्फ बनता है ये बच्चा नहीं सोच पाएगा। या फिर ये चीज बता दिए हैं कि पानी से बर्फ बन जाता है तो वो ये नहीं सोच पाएगा, या उसे बताइएगा तो समझ नहीं पाएगा कि बर्फ से ही पानी बन जाता है। तो रिवर्सिबल गुण इस अवस्था में नहीं आता है बच्चे में, याद रखिएगा। यही होता है रिवर्सिबल गुण, पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी इसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में हम चलते हैं, कंक्रीट। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये जो अवस्था होता है ना, 2 से 7 हो गया, 7 से 11 तक, जैसा नाम वैसा काम। कंक्रीट ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसी, वो ऑपरेशन का मतलब समझे, मेंटल प्रोसेस, जो भी मानसिक प्रक्रिया कर पाता है। तो कंक्रीट मतलब होता है कोई ठोस या कोई मूर्त इसको कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहता है। ठोस या मूर्त दोनों चीज एक ही है, मूर्त या ठोस जो कुछ भी बोल दिए। कहने का मतलब जब तक उसके सामने कोई ठोस वस्तु नहीं रहेगी तब तक वो मेंटल प्रोसेस नहीं करेगा, कोई भी चीज नहीं सोच पाएगा इस अवस्था में बच्चा। जब उसके सामने कोई ठोस वस्तु रहेगी तभी वो चीजों को सीख पाएगा। मूर्त तार्किक चिंतन होता है इस अवस्था में, मूर्त तार्किक चिंतन कर सकता है बच्चा इस अवस्था में। तार्किक चिंतन, देखिए बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेकिन कब? जब वो चीजें मूर्त रहेगी, मूर्त रूप में, ठोस रूप में उसके सामने रहेगी, सामने फेस टू फेस रहेंगी, देखेगा, तब बच्चा कर सकता है, वरना ऐसे सोच के नहीं कर सकता अमूर्त रूप से। तो इसमें बच्चा को होगा मूर्त तार्किक चिंतन करता है। और इस अवस्था की खास बात है कि जो भी बच्चा समाधान करता है ना, शब्दों में बोलना सीख जाता है, एक व्याख्या करने लगता है बच्चा। तो समस्या समाधान को लिख सकते हैं, समस्या समाधान को शाब्दिक अर्थ में प्रयुक्त कर सकता है, प्रयोग करता है, शब्दों में बोलना, उसके समक्ष इस अवस्था में होता है। देखिए होता है, और इस अवस्था में बच्चा मेंटल प्रोसेस करने लगता है, और जो भी समस्या को सॉल्व करता है वो शब्दों में व्यक्त करने लगता है बच्चा, और इन चीजों से वो अपने मानसिक प्रक्रिया स्टार्ट करता है। समस्या समाधान, उसके सामने जो कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं उसको वो सॉल्व करने का प्रयास करता है, और सॉल्व करता भी है, चिंतन भी करता है इस अवस्था में बच्चा ज्यादा। और जैसा कि बताएं, इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है इस अवस्था में, लिख लीजिएगा। संरक्षण का गुण जान लिए, शेप और साइज बदल जाएगा, मात्रा नहीं बदलेगा, तो बच्चा बता देगा कि हाँ ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर, दोनों सेम है। अगर उसका शेप साइज बदल भी देते हैं, अगर क्वांटिटी सेम रहता है, क्वालिटी सेम रहता है, ये मात्रा सेम रहती है, तो वो बता देगा कि दोनों सेम है, दोनों में सेम पानी है, चाहे बर्तन भी बदल दे या कुछ भी बदल दे। तो संरक्षण का गुण इस अवस्था में हो जाता है। विकेंद्रीकरण का भी गुण आ जाता है इस अवस्था में। देखिए विकेंद्रीकरण और ये लगभग सेम ही है। विकेंद्रीकरण का गुण भी आ जाता है इस अवस्था में। पलटावी गुण भी बच्चे में आ जाते हैं इस अवस्था में, याद रखिएगा, पलटावी गुण आ जाता है इस अवस्था में बच्चे में। खास बात है ये तीनों चीज। और एक खास बात है कि शेप और साइज या चीजों को देख करके बच्चा क्लासिफाई करने लगता है, वर्गीकरण, याद रखिएगा, इस अवस्था में बच्चा वर्गीकृत करने लगता है चीजों को छांटने लगता है कि कौन प्लास्टिक वाली है, मतलब एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने लगता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, उसके रूप आकार को देख करके वो अलग छांटने लगता है, तो क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, वर्गीकरण का गुण आ जाता है इस अवस्था में। खास बात है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इस अवस्था के बारे में। और सीरियसन, क्रमबद्धता, किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से सरियाने लगता है। जैसे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में बदलना, बड़ा से छोटे के रूप में या छोटे से बड़ा के रूप में बदलने लगता है बच्चा, तो सीरियसन वाला गुण इसमें आ जाता है। क्रमबद्ध करने लगता है, चीजों को क्रम में सरियाने लगता है कि क्या किसके बाद क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सारी चीजें इस अवस्था में बच्चा करने लगता है।
और आगे चलते हैं। इस अवस्था में जो चिंतन का प्रक्रिया होता है ना, कैसे होता है, प्रारंभ होता है, ठोस रूप से सीखता है, मतलब जब उसके सामने कोई वस्तु लाइएगा तब उस चीज के बारे में वो सोचने लगेगा। तो इस अवस्था में चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बच्चा सोचने लगता है ठोस चीजों को देखकर, ठोस याद रखिएगा, ठोस चीजों को देखकर ही वो चिंतन प्रक्रिया कर सकता है, ऐसे नहीं कर पाएगा वो इस अवस्था में, क्योंकि शुरुआत होती है चिंतन अवस्था, मतलब थिंकिंग पावर, सोचने लगता है इस अवस्था में। लेकिन किसको, ठोस चीजों को देख करके, किसी चीज को देख करके वो करने लगेगा। अगला है, इस अवस्था में अहम केंद्रिता वाला जो गुण था ना पिछले अवस्था में, वो इसमें खत्म हो जाता है। तो इलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण इस अवस्था में समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में जो पहली अवस्था, जो सेकेंड अवस्था में था ना ईगोसेंट्रिज्म वाला गुण, तो इस अवस्था में खत्म हो जाता है, इलिमिनेशन मतलब खत्म हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट, इस अवस्था में ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाता है बच्चे में। कहने का मतलब, कोई मान ली जाए जिसे आपको उसको दे दिया जाता है साथ में कि ए जो है इस तरीके से और बी है ए इस तरीके से और बी इस तरीके से, क्या हो जाता है कि ए बड़ा है अगर बी से और बी छोटा है सी से, तो ए और सी में क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये बताओ ये चीजों को। तो बच्चा वो देखेगा, उसको सामने में दीजिएगा लिख करके, तो वो चीजें वो बता देगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ए बड़ा है बी से और बी जो है, बी से बड़ा कौन है, सी, यहां लिख दीजिए बी बड़ा है सी से। तो सी से बड़ा बी, बी से बड़ा है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ए बड़ा हो जाएगा सी से। तो ये चीजों को देख करके ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाती है बच्चों में। देखकर बच्चे सिर्फ देख करके उन चीजों के बारे में बता सकते हैं और उन चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस अवस्था को ना प्री गैंग एज कहा जाता है, प्री गैंग एज। गैंग एज वाला तो पता होगा आपको, चौथी अवस्था जो होती है 11 वर्ष के बाद की अवस्था, प्री गैंग एज में आता है। किशोरावस्था आपका गैंग एज में आता है। अगला है लेटर चाइल्डहुड, इस अवस्था को लेटर चाइल्डहुड अवस्था कहा जाता है। बाद के बाल्यावस्था, जो उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। तो इस अवस्था के बारे में हम लोगों ने देख लिया और आगे चलते हैं। चौथा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, औपचारिक में लगभग 12 वर्ष से प्लस किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था के शुरुआत या किशोरावस्था से अंत तक लगभग ये अवस्था को माना गया है। 11-12 वर्ष के बाद और किशोरावस्था तक के 18 वर्ष, 3 वाला जो एज होता है वो होता है फॉर्मल। इसमें जो होता है ना, बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है, अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। अब बच्चे को ना ये प्रोसेस, कि आप किसी चीज के बारे में बोल दिया और बच्चा सोच लिया, ये अवस्था चौथी अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। और अमूर्त तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा इस अवस्था में। मतलब किसी भी समस्या को काल्पनिक रूप से सोच सकता है, अमूर्त रूप से, बिना कॉपी पर देखे, बिना उसके सामने प्रस्तुत किया, आप सिर्फ बोल दिया और वो सोच लेता है वो चीजें। तो अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है इस अवस्था में। और उसके चिंतन में क्या हो जाता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उसके चिंतन में। वो एक ही बार में 2-3 चीजों के बारे में भी सोच सकता है और जैसा प्रॉब्लम आएगा उस तरीके से वो बच्चा जो होता है उस अवस्था में
सोचना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसके चिंतन में लचीलापन हो जाता है। इसे गैंग एज भी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था प्री गैंग एज वो वाला था, ये गैंग एज है। ये बस इस अवस्था में बच्चा गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है, एक दोस्त अपने पीयर्स के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, ये गैंग एज कहा जाता है इसको। और बहुत सारा गुण इस अवस्था में विकसित होता है जो हम लोग अभी देखते हैं। इसे एज ऑफ डाइवर्जेंट भी कहा जाता है, एज ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट आप लोगों ने इस चीज के बारे में जाना होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी हो जाता है, कन्वर्जेंट या एंड डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव। बच्चे एक चीज को बहुत तरीके से सोच सकते हैं, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बहुत सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या कुछ निर्माण कर सकते हैं अपने सोच के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा। तो ये अवस्था है, इसी को माना जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है इस अवस्था में, और बच्चे में मोरलिटी का विकास इस अवस्था में ज्यादा होता है, याद रखिएगा। और इस अवस्था में बच्चे में चिंतन में क्रमबद्धता आती है, याद रखिएगा, चिंतन में क्रमबद्धता, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। कहने का मतलब पिछले स्टेज में चिंतन में क्रमबद्धता शुरुआत होती है। अगर आपको पूछेगा कि चिंतन में क्रमबद्धता की शुरुआत किस अवस्था में होती है, तो इसके पिछले वाला कंक्रीट में चिंतन में क्रमबद्ध तरीके से सोचने लगता है। जब कोई ठोस वस्तु उसके सामने लाते हैं तो चीजों को सोचने लगता है, लेकिन चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, वो चीजों को बिना किसी चीज को देखे, मतलब सिर्फ बोल दिया और वो सोच लेता है वो चीजों को तुरंत। तो चिंतन में क्रमबद्धता इस अवस्था में आ जाती है। साथ में निगमनात्मक, देखिए इस अवस्था में निगमन विधि का विकास ज्यादा होता है। आगमन निगमन विधि, आगमन तो पहले से ही रहता है, बचपन से ही, लगभग ये प्री ऑपरेशनल स्टेज से आगमन विधि का निर्माण हो जाता है। आगमन विधि मतलब होता है कि उदाहरण के द्वारा हम चीजों को रूल में डेवलप करते हैं। पहले उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसको नियम में बताते हैं, तब जाकर नियम बताते हैं। लेकिन निगमनात्मक मतलब होता है पहले रूल बता दिए हैं, उसको उसके हिसाब से उदाहरण उसको समझा देते हैं और बना लेता है वो बच्चा। तो निगमनात्मक तार्किक चिंतन इस अवस्था में बच्चा करने लगता है, मतलब रूल से एग्जाम्पल की ओर जाता है, याद रखिएगा। या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाता है इस अवस्था में बच्चा। और इस अवस्था में निगमनात्मक तार्किक चिंतन करता है और कंसेप्ट का पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है इस अवस्था में। बच्चे में अवधारणाएं प्रस्तुत होने लगती है, किसी हर एक चीजों का अलग अलग कंसेप्ट बनने लगता है इस अवस्था में। पूर्ण रूप से कंसेप्ट का निर्माण हो जाता है। किसी भी चीज में कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसको रहता है, आप उससे पूछिएगा तो वो बताएगा सारी चीजें। तो कंसेप्ट का पूर्ण डेवलपमेंट इसी अवस्था में होता है, पूर्ण विकास कर सकते हैं, डीईवी डेवलपमेंट। कंसेप्ट का पूर्ण डेवलपमेंट इस अवस्था में बच्चा में हो जाता है, कंसेप्ट का पूर्ण डेवलपमेंट। इस अवस्था में ना एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म आता है। देखिए पिछले अवस्था में एगोसेंट्रिज्म खत्म हो गया था, सेकेंड अवस्था में आया था, लेकिन थर्ड अवस्था में खत्म हो जाता है। फिर इस अवस्था में एडोलसेंट वाला आ जाता है, किशोरावस्था वाला। देखते होंगे 14-15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उस वक्त समझता है अपने आप को बहुत ज्यादा हूँ, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता है, मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा सोचता है उस अवस्था में। और इस अवस्था में गैंग बना के रखता है और सोचता है ये भी कि कोई टकराएगा थोड़े ना हमसे, बहुत ज्यादा ईगो रहता है उसमें, मैं वाली फीलिंग बहुत ज्यादा रहती है उसमें। एडोलसेंट वाला, किशोरावस्था वाला, बच्चा वाला नहीं, जो सेकेंड स्टेज में पढ़े थे स्टेज में, वो ईगोसेंट्रिज्म नहीं है, ये एडोलसेंट वाला है, किशोरावस्था वाला है। और इस अवस्था में जो स्मरण शक्ति होती है ना, रटने पर नहीं बल्कि समझ पर, अंडरस्टैंडिंग पर, समझ जो होती है, समझ पर विकसित होती है। ये क्या कह सकते हैं आप, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति जो होती है रटने पर नहीं बल्कि समझ पर डिपेंड करती है। समझ पर मतलब चीजों को समझेगा तभी वो गठन कर पाएगा,
रटने पर डिपेंड नहीं करता, इसमें स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बच्चों में होती है, बहुत ज्यादा माइंड पावर बहुत ज्यादा होता है, मेमोरी पावर इसको कह सकते हैं। कल्पना शक्ति का सृजन निर्माण कल्पना शक्ति का सृजन के अच्छी तरह उपयोग करता है, अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। क्या है ना, बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है, कल्पना शक्ति का विकास इस अवस्था में होता है, बच्चा कल्पनाएं करने लगता है इस अवस्था में, एक सोच निर्माण हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और कल्पना शक्ति का जो सृजन होता है, किसी भी कार्य में अच्छी तरह से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी काम उसको दीजिएगा तो वो चीजों के बारे में सोच सकता है, व्याख्या कर सकता है माइंड में ही, बिना चीजों को बताए, किसी से लिखे बिना, ना किसी से बोले बिना, अपने दिमाग में ही एक थॉट बना सकता है, किसी भी चीज के बारे में कल्पना बना सकता है बच्चा। तो इस अवस्था में होता है कल्पना शक्ति का विकास बहुत ज्यादा। और भी बहुत सारा चीजें हैं इस अवस्था में, जैसे मौलिकता का गुण, मोरलिटी वाला, कि समाज में कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से बातें करना चाहिए लोगों से, तो मोरलिटी आ जाता है इस अवस्था में। संश्लेषण विश्लेषण गुण आ जाता है, विश्लेषण और संश्लेषण वाला, चीजों को तोड़ तोड़ कर सीखने वाला या टूटे हुए चीजों को जोड़ने वाला, ये सब गुण आ जाता है इसमें, संश्लेषण विश्लेषण। और सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना करने लगता है, छोटे छोटे बच्चे सिद्धांत बना लेते हैं कि इस तरीके से ऐसे होता है और इस तरीके से, तो सूक्ष्म सिद्धांत की स्थापना इस अवस्था में बच्चे कर लेते हैं। तो इतना सारा चीज होता है इस अवस्था में, और भी बहुत सारा चीज है, तो इतना काफी है, इतना चीज बता दी हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में इसका उपयोग कैसे होगा, बहुत सारी चीजें पियाजे की हम लोग अभी भी एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, यूज कैसे करेंगे, इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे। शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, जो देखिए शिक्षा में क्या प्रयोग किए, मतलब क्या बोला है पियाजे ने, क्या बोला है, तो पियाजे ने बोले हैं कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन जब तक नहीं होगा बच्चों में, बायोलॉजिकल मैचुरेशन के हिसाब से ही बच्चों को टास्क दिया जाना चाहिए। मतलब बच्चे का टास्क जो होना चाहिए उसके एज के हिसाब से, बायोलॉजिकल मैचुरेशन के हिसाब से, जिस प्रकार से वो परिपक्व हुआ है, वृद्धि हुआ है उसका, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि 5 क्लास का बच्चा है और 10th क्लास का उसको टास्क दे रहे हैं, या 10th क्लास जैसा इतना बहुत ज्यादा टास्क दे दिए, तो ऐसा नहीं। उसका जो टास्क होना चाहिए, जो भी टास्क, मतलब घर पर नहीं, मतलब वहां पर जो एक्टिविटी आप करवाइएगा तो उसके बायोलॉजिकल मैचुरेशन के हिसाब से करवाइएगा, एज के हिसाब से करवाइएगा, याद रखिएगा। तो टास्क को डेवलप करेंगे, और साथ में एज के हिसाब से ही, करिकुलम का भी निर्माण करेंगे बच्चे का। जो करिकुलम पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे ना, उसके एज के हिसाब से ही करेंगे, जिस एज का रहेगा बच्चा उसी एज के हिसाब से उसका करिकुलम का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने बोला कि बच्चा जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बच्चा जाएगा तो धीरे धीरे प्रवेश करेगा, अचानक नहीं। तो ये धीरे धीरे प्रवेश करेगा, धीरे धीरे प्रवेश करेगा कहाँ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। अचानक, धीरे धीरे प्रवेश करेगा, अचानक नहीं करेगा, याद रखिएगा। और कोई भी एकदम फिक्स है कि कोई भी अवस्था छूटनी नहीं चाहिए, मतलब कोई भी अवस्था स्किप नहीं होगा, कोई भी अवस्था को स्किप नहीं कर सकते हैं, कोई भी अवस्था को छोड़ नहीं सकते, इन्होंने बोला। ये कंक्लूजन है, इन्होंने कहा कि कोई भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता है, चाहे वो कितना भी प्रतिभावान व्यक्ति क्यों ना, बालक क्यों ना हो। वो पहला स्टेज से दूसरी अवस्था जरूर जाएगी, दूसरी से तीसरी जाएगी, तभी चौथी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहला अवस्था में और बच्चा चौथा अवस्था में पहुंच जाए या तीसरा अवस्था में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। एक अवस्था के बाद ही दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में बच्चा जाएगा, और इस प्रकार वो चीजों को सीख पाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज ने इस बारे में ज्यादा व्याख्या किया है। और एक चीज और है, जो चौथी अवस्था है हमारी औपचारिक, तो औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जरूरी नहीं है कि इस अवस्था में सब बच्चा प्रवेश करे ही। कुछ बच्चा तीसरी अवस्था तक ही रह जाता है, जैसा उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, आसपास के वातावरण जैसा उसका होगा उस तरीके से होगा। लेकिन ये इन्होंने बताया कि जो चौथी अवस्था हमारी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है, जरूरी नहीं कि सब बच्चा उसमें प्रवेश करे ही करे। तीसरी अवस्था तक ही बच्चा रह जाता है। देखते हैं ना, कभी मंद बुद्धि का या सामान्य स्तर का बालक रह जाता है नीचे ही, जब वो सोच नहीं पाता, कल्पना नहीं कर पाता चीजों को, कभी कभी देखे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चा इसमें जाए ही जाए और इसी अवस्था में जाए, ये भी नहीं कंफर्म है। धीरे धीरे वो प्रवेश करेगा, हो सकता है उसका मैच्योरेशन 20-22 वर्ष के बाद हो, तो उस तरीके से वो मैच्योर होगा। तो जरूरी नहीं कि चौथी अवस्था में सब बालक पहुंच ही जाए इस एज में, लेकिन एक लिमिट माना है, एक मिनिमम एक स्टेज माना है कि इस तरीके से बच्चे का विकास होता है। और साथ में इन्होंने एक खास बात के बारे में इन्होंने कहा कि अगर बच्चे में तेजी से उसका विकास करना है ना, तो कंक्रीट मटेरियल का यूज करिए। अगर तेजी से उसे एजुकेशन शिक्षा देनी है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर तेजी से करना है, तो कंक्रीट मटेरियल का यूज करिएगा। अब कंक्रीट मटेरियल क्या होता है? कंक्रीट मटेरियल का मतलब होता है आपका टीएलएम। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टीएलएम है ना, तो बच्चे के तेजी से सीखेगा तभी जब आप कंक्रीट मटेरियल उसे प्रोवाइड करिएगा, टीएलएम का यूज करिएगा। तो कंक्रीट मटेरियल ये होता है टीएलएम आपका कंक्रीट मटेरियल। और साथ में इन चीजों के बारे में, और उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है कि बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब बालक के हिसाब से, बालक के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए। सिलेबस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, जितना बालक डेवलप कर सकता है उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा को इन्होंने कहा डिस्कवरी लर्निंग मेथड को आगे ले जाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे खुद से डिस्कवर कर सकते हैं, खोज विचार कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। तो डिस्कवरी लर्निंग मेथड को आगे ले जाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इसमें इन्होंने टीचर को, जो टीचर होता है ना, वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, नेतृत्व करता, फैसिलिटेटर एक समर्थनकर्ता के रूप में होता है, बस उसको सपोर्ट करेगा बच्चे को। और बच्चा जो होगा यहाँ, स्टूडेंट आपका जो होगा वो डिस्कवरर होगा, वो चीजों को निर्माण खुद से करेगा, उसको खुद से करने दीजिए, तभी तो वो ज्यादा चीज डिस्कवरर होगा। वो चीजों को निर्माण खुद से कर सकता है, तो आप बस उसे हेल्प करिए। और टीचर जो होता है आप बस एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, और स्टूडेंट जो होता है क्या होता है, डिस्कवरर के रूप में, खोजकर्ता के रूप में होता है। चलिए आगे, ये इतने सारे चीज आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। और इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि इनको पता है कि हर एक बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, और जिस प्रकार से बच्चे का वातावरण मिलेगा उस तरह से उसका डेवलपमेंट होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, हर एक बालक का रुचि, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, और इसीलिए विकास भी अलग अलग होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस को ये भी मानते हैं, ये इनका भी मानना है। और साथ में किसी प्लांट एक्टिविटी के तहत हम बच्चे के क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता को बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे ना कि जिस फील्ड में बच्चे की क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता को बढ़ाना है, उसमें कुछ प्लान करके एक्टिविटी बेस्ड चीजों को बताएंगे, बच्चों को देंगे, तो उस चीजों में बच्चे का उत्सुकता बढ़ेगा और बच्चे विकास अच्छे तरीके से करेंगे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। और फिलहाल इतना काफी है, आज के लिए इतना ही। और जो कुछ भी छूटा है वो हम लोग क्वेश्चंस में कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। जब हम इसका प्रीवियस ईयर सेट करेंगे तो उस वक्त जो छूटा हुआ चीज रहेगा तो उस वक्त हम कर लेंगे। और जो 2 पंक्तियां हैं हम सुनाना चाहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा है, नहीं अच्छा लगे तो भी अच्छा है, बताइएगा आप कमेंट करके। तो हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, और इस जिंदगी में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं इसी जिंदगी में करेंगे। बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, और कुछ लोग बैठे हुए भी रहते हैं बेकार से, तो उन सभी लोगों के लिए। तो सुनिएगा कि इस
छोटी सी जिंदगी में, इस छोटी सी जिंदगी में कोई नगमा तो पेश किया करो। नगमा का मतलब है आपके अंदर का टैलेंट, खूबी, जो भी इंटरेस्टिंग चीजें। तो इस छोटी सी जिंदगी में कोई नगमा तो पेश किया करो। क्यों पड़े रहते हो यूं ही दिन रात, क्यों पड़े रहते हो यूं ही दिन रात, अरे थोड़ा इंतजाम कैश का ही कर लिया करो। यहाँ कैश से मतलब है कुछ काम कर लेना। तो क्यों पड़े रहते हो यूं ही दिन रात, अरे थोड़ा इंतजाम कैश का ही कर लिया करो। कि इस सुंदर सी भरी जवानी में, इस सुंदर सी भरी जवानी में थोड़ा तो ऐश कर लिया करो। किसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Peace.